जी बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्यारे से स्टैंडर्ड फेवरेट, आवर फेवरेट स्टैंडर्ड IS 23, जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा मसला होता है और थोड़ा सा मसला हम लोगों ने भी क्रिएट किया हुआ है। मीन्स ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ भी हम पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2018 के अंदर, जब हमारा एक स्टैंडर्ड था IS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले चीज़ें मौजूद थी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो चीज़ें थी प्रोग्रेस बिलिंग और रिटेंशन मनी और इस तरह की चीज़ें। वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, चाहे स्टैंडर्ड और IFRS 15 आ गया, और उसके बाद चूंकि वो पुराने क्वेश्चंस के अंदर वो चीज़ मौजूद है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे चलाते हैं और स्टूडेंट परेशान होते हैं। क्या होते हैं? स्टूडेंट परेशान होते हैं। प्रोग्रेस बिलिंग रिटेंशन मनी इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। प्लीज लेट मी नो एनी सिंगल क्वेश्चन ऑफ दैट इन स्टडी टेक्स्ट। अगर किसी को मिले मुझे बताइए, मुझे जरूर बताएं। मैं पिछले कुछ 3 साल से 4 साल से इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये कौन सी जगह पर है। मुझे पुराने ज़माने में जब मैंने पढ़ा था, मुझे याद था कि ये एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट IAS 11 हुआ करता था, ये उसका कॉन्सेप्ट है और मैं वेरीफाई भी कर चुका हुआ हूं। आप गूगल के ऊपर लिखें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट IAS 11 और उसके अंदर जाएं, आपको वही कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अब एक चीज़ फोत हो चुकी है 2018 में। क्या हो गई है जी? 2018 में फोत हो चुकी हुई है। उस कॉन्सेप्ट को निकाल दिया गया हुआ, तो 2018 से पहले वाले क्वेश्चन में तो वो मिलेगी ना। 2018 के बाद बताएं ना कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर पूछा गया हो। वो पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स में कोई वो वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया हो, नहीं है। लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है। कौन सी एहतियात बेटा है? कौन सी एहतियात? एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर किस चीज की एहतियात? मुझे नहीं पता। तो मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं। एक चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, खाम खा में स्टूडेंट के सर पे बोझ। 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, इससे ज्यादा पूछ सकते इसमें IS 23 में से। किसी और टॉपिक में जम करना हो तो भी 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं टॉपिक में जम कर सकते। इंडिपेंडेंट पूछना 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछ सकते। तो वो वाले कॉन्सेप्ट जो फोत हो चुके हुए हैं 2018 में, वो दोबारा से निकल कर आ जाएंगे बेटा। फिर कहते बूटा गाला काट रहा है। अच्छा जी, माजरत। तो जनाब आपकी पहली एंट्री होगी लोन लेने की। क्या होगी जी? पहली एंट्री होगी लोन लेने की, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। बैंक भी कौन सा हम यूज कर लेंगे? सेविंग अकाउंट यूज कर लेंगे, क्योंकि उसने क्या होना है? इंटरेस्ट इनकम उसमें से आनी है। तो हमारी एंट्री पहली होगी बैंक डेबिट, सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट और लोन क्रेडिट। हम डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में रिवीजन करने लगे हैं। पहली एंट्री बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। अब बैंक में पैसा आ गया है, इस बैंक के पैसे से जो कि स्पेसिफिकली लिया गया है, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट शुरू कर दी। CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट, CWIP डेबिट और बैंक सेविंग अकाउंट क्रेडिट। मेरे पास बैलेंस कम हो जाएगा। ये यहां से यहां तक क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट की मूवमेंट है। 3 कॉलम रनिंग बैलेंस लेजर, बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट, फिर बैंक में पैसा आ गया, सेविंग अकाउंट में रख दिया। अब CWIP डेबिट और बैंक सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट।
पहली एंट्री। फिर इसी तरीके से एक और एंट्री आप कर लेंगे, मजीद पेमेंट कर दिया आपने, सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट, सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट और CWIP डेबिट। पैसा हो गया सेविंग अकाउंट में ख़त्म, 500 लिया था, 500 का 500 ख़त्म हो गया। अब हमने और पेमेंट करनी थी, तो यहाँ पर अपना पैसा भी आ सकता है और पैसा आ सकता है जनरल लोन का भी। पर्सनल पैसा राइट इशू करके ले लिया, पर्सनल पैसा सेल्स की हुई थी, पैसा पड़ा हुआ था, तो पर्सनल पैसा भी हो सकता है। अगर पर्सनल होगा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर जनरल लोन यूज हो जाएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट उसके ऊपर होगा। तो हम जनरल लोन ले लेते हैं कि जनरल लोन से पेमेंट कर दी हमने, और ये पेमेंट आई सेम तारीख को, हमने अज्यूम किया सेम तारीख को पेमेंट हो रही है, सेम तारीख को पेमेंट हुई, 200 की मैंने इधर कर दी, 100 की इधर कर दी, और जनरल लोन का बैलेंस भी टोटल फिर मेरा 100 का हो गया कि मैंने 100 यूटिलाइज किया हुआ है। इसकी नेचर क्रेडिट रखी हुई है मैंने, इसकी नेचर क्या रखी हुई है, डेबिट रखी हुई है। ये लोन का अकाउंट है, ये लोन का अकाउंट नहीं है, ये मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है। डन हो गया जी। मजीद कोई पेमेंट करनी है, अपने पैसे से कर ली है, तो CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट, पर्सनल पैसे से यूज कर लिया, पर्सनल अमाउंट यूज। कैसे जनरेट हुई ये कोई गर्ज नहीं है, राइट इशू के जरिए जनरेट हुई, ये जनरेट हुई सेल करके जनरेट हुई, ये ऑपरेशंस के जरिए जनरेट हुई है, कैसे जनरेट हुई है कोई सरोकार नहीं, पर्सनल है बस। कोई और आपने पेमेंट करनी है तो मजीद भी पेमेंट कह सकते हैं। आपका ये 250 की भी पेमेंट लानी है, यहाँ पे 250 की भी पेमेंट ले आए जनरल लोन की, फिर मैंने तो ऐसे ही अमाउंट से अज्यूम की हुई है। अगली एंट्री आएगी आपकी CWIP डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। क्या आएगी जी, रूटीन में चाचा असलम जो हैं, जो अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं, जब भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो उन्होंने एक ही एंट्री पास करनी है, उन्हें एक ही एंट्री समझाई गई है, चाचा जी आपकी मेहरबानी होगी, जब भी आप एंट्री पास किया करें ना इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया करें। उनको नहीं पता और कोई एंट्री ये वाली भी कोई साइंस होती है कि आपने कोई चीज कैपिटलाइज भी करनी है। इट इज टोटली योर ड्यूटी। हाँ जी, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी है। चाचा असलम लेवल को कोई पता नहीं है। ये चाचा असलम कौन है, ये BCom, मैट्रिक, FA, MCom या CA के कोई 1, 2, 4, 5 पेपर पास किए हुए, ये वो वाले बंदे हैं जिन्हें काउंटिंग का नहीं पता, इन डेप्थ काउंटिंग का नहीं पता, उन्हें सादी काउंटिंग आती है। पेमेंट कर दी, एक्सपेंस डेबिट कर दो, कैश या बैंक को क्रेडिट कर दो, बस। वो भी आप सॉफ्टवेयर के जरिए और भी आसान हो गया कि पेमेंट हुई है बैंक से, बस चुप करके हेड सेलेक्ट करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गई। उनको एंट्री का भी नहीं पता, वो एंट्री से भी बड़ी जिम्मा हो चुके हुए हैं। उन्हें जब सॉफ्टवेयर में क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो चाचा असलम ने एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अब हमने उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस से निकाल के कैपिटलाइज कर लेना है। CWIP डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट की एंट्री हो जाएगी। वर्किंग क्या होगी जी, वर्किंग होगी अगर हमारा स्पेसिफिक बोरिंग होगी तो इसके अंदर एक आती है कमिटमेंट फीस वगैरह, अदर कॉस्ट जिसको कहते हैं, और एक आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, और इसमें से लेस हो जाएगी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये हमारी 2-3 चीजें होंगी और हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग क्या होगा, जनरल बोरिंग होगी 2 तरीके कार से इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। एक कैलकुलेशन हो जाती है पेमेंट बेस्ड और एक होती है क्यूमुलेटिव पेमेंट बेस्ड। एक ये वाले कॉलम से एंट्रीज बन सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है, और दूसरी कैलकुलेशन इस कॉलम से हो सकती है। दोनों कॉलम से कैलकुलेशन एक ही आंसर निकल कर आ जाएगा, लेकिन तरीकाकार फर्क होगा।
अगर होगा पेमेंट बेस्ड, ये है पेमेंट बेस्ड अगर वर्किंग होगी तो तब आपने क्या करना है, आपका फार्मूला बनेगा पेमेंट इनटू एवरेज रेट, जो हम कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे, इनटू टाइम। लेकिन टाइम जो है ये आपका शुरू होगा पेमेंट डेट से सीजिंग डेट तक या फिर ईयर एंड तक। यह तरीकाकार होगा पेमेंट बेस्ड अप्रोच के अंदर। अगर आप यूज करेंगे क्यूमुलेटिव पेमेंट बेस्ड का वे आउट, तो तब आपका फार्मूला बनेगा क्यूमुलेटिव पेमेंट इनटू एवरेज रेट इनटू टाइम, और टाइम जो है ये आपका आएगा पेमेंट डेट से नेक्स्ट पेमेंट डेट तक। ये दो रूल्स हैं, इनके जरिए आपकी कैलकुलेशंस हुआ करेगी। तो ये मैंने कुछ एंट्रीज भी लिख दी हुई हैं यहाँ पे जो मैंने डिस्कस की हैं। ये आखिरी एंट्री CWIP डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, कैपिटलाइजेशन रेट या एवरेज रेट निकाला जाता है एवरेज लोन के ऊपर। एवरेज लोन मींस आपका पूरे साल के अंदर आपने लोन लिया 1 अप्रैल 23 को और 31 दिसंबर 23 हमारा ईयर एंड है। आपने यहां पर 500 मिलियन का लोन लिया, तो एवरेज मींस यही लोन अगर पूरे साल पर मुहित तस्वुर किया जाए तो क्या होगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट एन एनुअल रेट। क्या करना है, हमें एक एनुअल रेट लेना है। तो एनुअल रेट लेने के लिए हमें लाइक विद लाइक चलना होता है। तो हम इसकी क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे कि 500 ज़रब 9 1 अप्रैल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ जी 9/12। क्या आंसर आएगा बेटा, 375। ऑन एवरेज ये लोन 375 रहा है इन द होल ईयर। हम एक एवरेज ले लेते हैं और इस एवरेज लोन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक रेट लेंगे कि जो इसका रेट था। यही एवरेज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर गिवन किया हो। बाज़ औक़ात तो वैसे ही एवरेज लोन गिवन किया होता है और अक्सर औक़ात एवरेज ही गिवन किया होता है। यह भी हो सकता है कि आपको लोन का डेट्स दिए हो, जो कि बहुत रेयर है। आपको नॉर्मली वो एवरेज कर देता है, एवरेज लोन देता है। तो फिर हम सीधा सा कहते हैं कि एवरेज लोन 375 था, 12% रेट था। दूसरा एवरेज लोन था 400 और उसके ऊपर 15% रेट था। तो 375 जमा 400 हो गया और आपका एक एवरेज रेट निकल आया। ठीक, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जनाब कि 500 का लोन था, ज़रब 9/12 ज़रब 12%, ये मेरा एवरेज हुआ। और नीचे भी 500 ज़रब 9/12 ये एवरेज हुआ। 400 पूरे साल रहा, 12/12 ज़रब 15% जमा 400 ज़रब 12/12 ज़रब 15%। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक, तो ये एक एवरेज रेट निकल कर आ जाएगा, जो भी आ जाए, 13% आ जाए, 13.5% आ जाए, कुछ भी आ जाए। असल चीज़ है लेना कौन सा है, लोन एवरेज लोन लेना है और इंटरेस्ट कौन सा लेना है, इंटरेस्ट ऑफ होल ईयर लेना है। ये दो चीजें काम की हैं जो लेनी है। एक आधा क्वेश्चन है जिसके अंदर लो इंटरेस्ट लिख कर दिया हुआ है, एक लोन का
इंटरेस्ट लिख कर दिया हुआ है कि जो हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड है उसका इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट दिया। मसलन उसने कहा कि इसका जरा निकालिएगा बेटा, 1500 ज़रब 15 400 ज़रब 15%, 600, नहीं सिर्फ 400 ज़रब 15%, 600, ठीक, 60 है। 60 को 9 महीने का इंटरेस्ट मेरा ख्याल है बन जाएगा 45, ठीक है जी। आपको हो सकता है कह दे, आपको क्या कह दे, आपको कहे कि जनाब मेरी कैपिटलाइजेशन पीरियड का इंटरेस्ट 45 है, क्या है जी, कैपिटलाइजेशन पीरियड का इंटरेस्ट क्या है 45 है, और कैपिटलाइजेशन पीरियड हमने कहा है कि ये वाला है, तो हमें क्या लेना है, हमें पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, और ये 45 जो है ये 9 मंथ्स का हुआ, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई ये 9 मंथ्स का है, 1 महीने का आ गया, ज़रा 12 करेंगे तो 12 महीने का आ जाएगा। ये एक आधे क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से भी पूछा गया हुआ है, जिसमें हमें पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लेना होता है कैपिटलाइजेशन रेट के अंदर। तो ये दो बातें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, लोन एवरेज होना चाहिए और इंटरेस्ट पूरे साल का होना चाहिए। पूरे साल का होगा तो रेट पर एनम निकलेगा, हमें रेट पर एनम निकालना है, एवरेज रेट पर एनम। वो क्यों निकालना होता है, वो इसलिए निकालना होता है कि हमें नहीं पता होता कि जो सी भी बोरिंग यूज हो रही है ये कौन सी वाली बोरिंग है, 12% वाली है, 15% वाली है, 40% वाली है, 20% वाली है, कौन सी है। मैंने TFC इशू की है, क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक डेबिट, TFC लोन क्रेडिट। मैंने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक डेबिट, डिबेंचर, लोन क्रेडिट। अब एक ही बैंक में सारे का सारा जम हो गया हुआ पैसा, एक लोन का भी, दूसरे लोन का भी, तीसरे लोन का भी, अनलेस एंड अनटिल कि वो रनिंग फाइनेंस हो जिसका थोड़ा बहुत पता हो। तो पैसा क्या हो चुका हुआ है, इकट्ठा जम हुआ है, एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। अब उसके अंदर 12% वाला है, 14% वाला है, 13% वाला है, तो फिर उसके लिए रूल ये बनाया गया कि जनाब कोई स्पेसिफिक लेंगे ना तो वो तो एक इंटरेस्ट होगा आपके पास, लेकिन अगर जनरल लोन यूज हो रहे होंगे ना तो जितने भी जनरल लोन है ना जिनमें से आप पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं उन सब का इंटरेस्ट का एक एवरेज लेंगे आप। तो सब का क्या हो रहा है, एवरेज लिया जाता होता है। अच्छा जी, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया लिमिटेड, स्प्रिंग 23 के एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ। उसमें से आपकी IS 23 की एडजस्टमेंट एक्सट्रैक्टेड है। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। 2 सालों का काम करना है, क्या करना है, 2 सालों का काम करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, 31 दिसंबर ईयर एंड है, सुकून हो गया, ईयर एंड हमारी मर्जी के मुताबिक है। दिसंबर, जहाँ पे जून होता है, जहाँ पे मार्च आ जाता है, जहाँ पे सितंबर आ जाता है, वहाँ पे हमें मसले मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर में कोई मसला पेश नहीं आना चाहिए। पढ़ते हैं जी और करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट मेसोपोटामिया लिमिटेड ऑन 1 जून 21। हमारा साल शुरू कब हो रहा है जी, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। आप भी पेपर में भी टाइमलाइन बना लिया करें, 31 दिसंबर 22 करना है, 31 दिसंबर 21 करना है, 1 जनवरी 21। आपका 1 जून 21 पर क्या हुआ है जी, लोन लिया गया है। क्या किया गया, नहीं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है जी,
1 जून 21 पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। कंस्ट्रक्शन। द बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर 22 and was immediately put into use. Detail of construction costs incurred are as under. पेमेंट हुई है 1 मई को, 1 जून को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, 1 मई को पेमेंट हुई है। द बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वाज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 21। ये वाला एक स्टार है, कहता है इसका बिल 1 दिसंबर 21 को मिला है, लेकिन पेमेंट इसकी 1 जनवरी 22 को हुई है। द पेमेंट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अब पहला जो पेमेंट है, सबसे पहले तो अपने सालों की पेमेंट्स को ना सेपरेट कर दें। पहले साल में पेमेंट आपकी एक ही आ रही है, क्या आ रही है? एक ही आ रही है, और सोर्स यूज हो रहा है ए। इसका मतलब है अगर मैं ए का काम पढ़ लेता हूं ना तो मेरा पहला साल मैं मुकम्मल कर सकता हूं। बहरहाल हम सारे का सारा भी देख लेते हैं। दीज पेमेंट्स आर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। ए कहता है शॉर्ट टर्म लोन लिया 200 मिलियन का, ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल 21 from bank A at the rate of 16% per annum. The surplus funds available from the loan were invested in saving account at 10%. On 1 March 22 ML 22 next year ML repaid the loan using the proceed received from the right issue of shares. पैसे आए थे, हमने कहा लोन पे कर दें। बी है जी एक्सेस कैश अवेलेबल विद एमएल इन करंट बैंक अकाउंट, एग्जिस्टिंग उसका अपना पैसा है। सी विदड्रॉल फ्रॉम इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 12%। हमने तीसरी चीज यूज की है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसको विदड्रॉ किया है, मीन्स ये भी पैसा मेरा क्या हुआ? अपना पैसा हुआ। तो दो जगहों पे पैसा अपना यूज हो रहा है। डी विदड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग 14% पर एनम। द फैसिलिटी इज आल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। ना भी लिखते तो रनिंग फाइनेंस किसके लिए यूज हो रहा था? वो जनरल नीड्स के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पे जरूरत पड़े वहां पे इस्तेमाल कर दें। रूटीन में वो रनिंग फाइनेंस वर्किंग कैपिटल के लिए ही इस्तेमाल होता है। Depreciation is charged on office building on straight line method over the life of 20 years. Okay. Additional information. Cost model is used for subsequent measurement of all property, plant and equipment. करना क्या जी? Extracts बनाने। करना क्या है? Extracts. Extracts बनाने का रूल क्या है? कैसे बनाना चाहिए? क्यों बेटा जी? फॉर्मेट क्या बनाएंगे? कैसे कैसे? पेपर में आपने करना है, कैसे करोगे? नहीं, ऐसे तो यह तो अन्य काम हो गया ना। आप लेफ्ट पेज पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, राइट पेज पे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिखेंगे। 2 साल करने हैं, एक कॉलम ऐसे, एक कॉलम ऐसे, एक कॉलम बना देंगे आप। आपका करने का स्टाइल ये होना चाहिए। बॉस जी जाग जाओ, हेलो इधर आ जाए जनाब। ये आपका है लेफ्ट पेज, ये आपका राइट पेज। आपने क्या करना है? ये 2 कॉलम बनाए, 2 सालों के आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। इधर भी आपने क्या करना है? 2 कॉलम बना के छोड़ देने हैं। इधर लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इधर लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आनी चाहिए, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आनी चाहिए, फिर यहाँ पे कहीं पे एक्सपेंसेस आने चाहिए। यहाँ कहीं पे एक्सपेंसेस जोन से भी आ रहे हैं पुट इन करते जाएंगे। इधर आपको पता है एसेट स्टॉप पर आने चाहिए, फिर यहाँ पे कहीं पे क्या आनी चाहिए? इक्विटी एंड लायबिलिटीज आनी चाहिए, और ये एक्सट्रैक्ट्स तैयार है, फॉर्मेट तैयार है। जहां जहां पे जोन सी चीज बनेगी वहां पे क्या करेंगे? पुट इन करेंगे।
करंट लायबिलिटी आनी चाहिए तो यहां पर करंट लायबिलिटी लिखोगे, इसके अंदर कोई इक्विटी वाला एरिया आ जाता है यहां पर लिख दोगे, कोई मसलन रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है यहां पे लिख दोगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ जाता है यहां पर लिख दोगे, कोई CWIP आ जाता है यहां पर लिख दोगे। ये तरीकाकार होगा कि आपने ये दोनों पेजेस फोकस करके रख दिए, किसके लिए, एक्सट्रैक्ट्स के लिए बना दिया, आपने फॉर्मेट बना दिया। अब आपने काम अगले तीसरे और चौथे पेज पे काम करना है, और पहले कोशिश करें चौथे पेज पे काम करने की। मेन वर्किंग किस पे करें, चौथे पेज पे। बच्चे कहते हैं तीसरे पेज का क्या करेंगे, खाली रह जाएगा, तो छोड़ देना, कोई एक छोटी सी वर्किंग कर देना, ठीक है। तो आपका लेफ्ट पेज, राइट पेज, फिर लेफ्ट पेज, फिर राइट पेज, 4 पेजेस के ऊपर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। और फिर से वंस अगेन अगला क्वेश्चन जो शुरू होगा फिर से लेफ्ट पेज से स्टार्ट होगा। तो हमेशा कोशिश करें, क्या करें, लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन। रीजन, आपके सामने 2 पेजेस होते हैं, अक्सर औकात एक पेज के ऊपर आंसर होता है, दूसरे पेज के ऊपर वर्किंग होती है, कहानी खत्म हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चंस अपना अशार ऐसे रखें, पेपर में ऐसे जाके सॉल्व करें, इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले काम फॉर्मेट बना दो। अब जौन सी चीज जिस जिस जगह पे आएगी वहां पे फिट इन करते जाओगे, ये इधर की, ये इधर की, ये इधर की, ये इधर की, आप वो सॉल्व हो जाएगा। जो सी भी एडजस्टमेंट पकड़ेंगे उसको जब डील करेंगे तो जब भी ईयर एंड आ जाएगा, CD आ जाएगा, फिट इन कर दोगे CD के अंदर। और जब जब भी क्या चीज आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस मुकम्मल आ जाएगा, उसकी वर्किंग हो जाएगी। मसलन डेप्रीसिएशन है, कैलकुलेट हो गई है, यहां पे लिख दोगे, बल्कि यहां पे बूथे के ऊपर लिखोगे डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन, यहां पे उसकी कैलकुलेशन कर दोगे, कहानी खत्म। एक्सट्रैक्ट है कौन सी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो इसका मतलब है आप फेस के ऊपर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। इस साल का काम होगा इस साल में लिख देंगे, दूसरे साल का काम होगा दूसरे साल में लिख देंगे। 2022, 2021, 2022, 2021 रुपीज़ में काम करना, रुपीज़ में लिख दें, ₹1000 में काम करना, ₹1000 लिख दें, कहानी ख़त्म कर दें। सो दिस वुड बी योर वे आउट टू आंसर विद रिस्पेक्ट टू कौन सा क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट्स का। अगर नोट आ जाएगा फिर क्या करेंगे, नोट आ जाएगा, लेफ्ट पेज पे शुरू करेंगे, लेफ्ट पेज पे पूरा नोट का फॉर्मेट बना देंगे। ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 2 कॉलम, रिवैल्यूएशन में 2 कॉलम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्पोजल, क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ट्रांसफर, कहानी खत्म। नीचे उसके नीचे मेजरमेंट बेसिस, लाइफ और कौन सा था, मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड। फिर रिवैल्यूएशन हुई है तो उसके नीचे ही कि किस बंदे ने किया है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने, उसके नीचे डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, उसके बाद कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल। एक ही पेज के ऊपर सारा कहानी खत्म। एग्जामिनर ने बहुत आसानी कर दी IAS 16 में भी, अपनी स्टडी टेक्स्ट में देके हम लिखा करते थे लंबी लंबी लाइनें, द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, नेम फलाना, डेटेड फलाना। फिर लिखते थे हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट वुड हैव बीन अंडर कॉस्ट मॉडल। ये इतनी लंबी लाइंस लिखा करते थे। एग्जामिनर ने बहुत आसानी कर दिया है, चुप करके क्या करो, फॉर्मेट के नीचे ही लिखो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल, और तीसरी चीज इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नेम। ये हेडिंग बनाओ और जिस भी कॉलम में रिवैल्यूएशन आ रही है उसके नीचे जाके ये 3 इंफॉर्मेशन लिख दो। हमारा एग्जामिनर बहुत अच्छा है, क्या है, बहुत अच्छा है, आसानियां पैदा कर रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मर्जी दे दो, चाहे टेबुलर फॉर्म में दे दो, चाहे नरेटिव लिख कर दे दो। जी मर्जी है जनाब आपकी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतरी करे आपके लिए। चलें जी शुरू करते हैं जी।
सबसे पहला काम आपको देखना ये है कि कैपिटलाइजेशन डेट कब से शुरू होनी है। उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, वो क्या हैं जी बेटा जी? कैपिटलाइजेशन किस दिन? हाँ, किस दिन से शुरू होनी है? मतलब हमने लोन किस दिन से लिया नहीं, लोन किस, अच्छा लोन किस दिन से लिए, आगे और कंस्ट्रक्शन किस दिन से स्टार्ट हो रही है और स्पेसिफिक पर्पस या किसी टाइम पीरियड ड्यूरेशन के लिए खास तौर पर लिए। मैं डेट पूछ रहा हूँ। अर्लियर डेट कमेंसमेंट और उसमें कमेंसमेंट डेट क्या होनी चाहिए? कमेंसमेंट जब से हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया ना तो उसको कहते हैं कमेंसमेंट डेट। और दूसरा है सीजेशन। जी बेटा जब से लिए बस पेमेंट की है और एक्टिविटी स्टार्ट। जी इन्वेस्टमेंट डेट और सीजेशन डेट है। इसमें जब ये है कि सीजिंग डेट होती है जब स्टार्ट हुई है ईयर कंस्ट्रक्शन। एंड आ जाए या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। कंस्ट्रक्शन सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। क्या लफ्ज़ हुए हैं? सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। आए जी, हम तो कहते हैं जनाब, हम तो यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड जैसे कहेगा वैसे बात मान लेंगे स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड क्या आता है जनाब? IAS 23 के अंदर, IAS 23, वेयर इज IAS 23? नहीं, ऊपर गुजरा है। स्टैंडर्ड पे जाना है बेटा हमने, ये आ गया IAS 23। कहता है जनाब, आपने इतनी मोटी मोटी सी बातें लिखी हुई हैं स्टैंडर्ड ने। पेजेस कितने हैं इसके? टोटल 30 पैरा हैं। कितने? 28-30 पैरा हैं यार। 3 पेजेस के ऊपर स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाता है। डेफिनेशन शुरू होती हैं, डेफिनेशन के बाद रिकॉग्निशन आता है, बोरिंग कॉस्ट, एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन आती है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन आ जाती है। फेयर्स के ऊपर 3 इंफॉर्मेशन लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? पहली चीज़ कि आपका एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो जाए, बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाए, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो आपने। और फिर यहां पर एक मैंने एरो लगाया हुआ है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब है ये कि आपकी क्या हो जाए? पेमेंट। मींस फर्स्ट पेमेंट देखनी है आपने। बोरिंग कॉस्ट कब इनकर होना शुरू होती है? जब लोन ले लेते हैं तो इनकर होना शुरू हो जाती है। और एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो गई हो, काम शुरू हो गया हो, तो ये 3 कंडीशंस पूरी होना जरूरी हैं। जब ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तीनों, तब आपकी क्या होगी? कैपिटलाइजेशन डेट होगी। कौन सी? कमेंसमेंट की। आपने कमेंसमेंट शुरू तब करनी है। इससे पहले पहले का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, सीजिंग डेट के बाद का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। उसका मेन जगह प्रॉफिट एंड लॉस ही है। दिस इज आवर एक्सेप्शन टू द मेन जगह। मेन रूल हमारा है इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाना है। यह हमारा एक स्टैंडर्ड है, एक्सेप्शन टू दी नॉर्मल रूल। तो कमेंसमेंट डेट की बात आई, कमेंसमेंट डेट भी कर लेंगे, साथ सस्पेंशन की बात आई। सस्पेंशन आप कर सकते हैं जब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो, आपकी रुके। एक्सटेंडेड पीरियड क्या है? सब्सटेंशियल टाइम हो, 15 दिन लग गए हैं, 10-12 दिन लग गए हैं, ये सब्सटेंशियल पीरियड हो गया, एक्सटेंडेड पीरियड हो गया। और सीजिंग डेट क्या है? सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड, ये वाली चीज। सब्सटेंशियल ऑल दी थिंग्स आर कंप्लीटेड, ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है। कौन सा? IAS 23।
इसके अलावा स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी आपने किस एसेट को कैपिटलाइज करना है, व्हाट इज द एसेट जो आप इसमें लेकर आ सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड कहता है कि क्वालिफाइंग एसेट हो। क्वालिफाइंग एसेट क्या हो? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जिसके ऊपर लगता हो। बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या कुछ शामिल है? इंटरेस्ट एक्सपेंस शामिल है। इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड IFRS 9 के तहत। फाइनेंशियल चार्जेस हों, फाइनेंस लीज के हो सकते हैं, एक्सचेंज डिफरेंसेस वगैरह हो सकते हैं। क्वालिफाइंग एसेट कौन कौन से हो सकते हैं उसकी मिसालें भी दी हुई हैं। इन्वेंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पावर जनरेशन फैसिलिटी है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बियरर प्लांट। बियरर प्लांट आगे जाके पढ़ेंगे FAR 2 लेवल पर। तो सारी चीज़ें में क्या की गई हैं? दी हुई हैं। इसके अलावा वो कहता है कि फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंशियल एसेट एंड इन्वेंट्री दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। ऐसे एसेट जो आपने खरीद लिए हैं, भले लोन लेकर खरीदे हैं, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हैं, उनका इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन में नहीं जाएगा। मसलन मैंने बिल्डिंग खरीद लेता हूं 300 मिलियन की, मैं प्लांट खरीद लेता हूं 300 मिलियन का लोन लेकर, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, लेकिन इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कि मैं वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, बना रहा हूं, असेंबल कर रहा हूं और उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगे। ले जी, थोड़ी सी बात हो गई, वापस आ जाते हैं हम किसके ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर यहां से डेट देख के बताएं कौन सी डेट होनी चाहिए कैपिटलाइजेशन की, कब स्टार्ट करनी है, कमेंसमेंट डेट क्या बनती है? फर्स्ट, पक्की बात है, 1 जून है। 3 डेट्स, ये आपकी डेट आ गई लोन की, बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गई। ये आपकी आ गई एक्सपेंडिचर इनकर की, पहली पेमेंट हो गई। ये आपकी आ गई एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो 1 जून इज द डेट, द लास्ट डेट आउट ऑफ द 3। पहली एंट्री क्या होगी? 1 अप्रैल पे होगी, 200 मिलियन की होगी, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। ये हमने ले लिया वर्किंग के अंदर, अपनी लोन का अकाउंट बनाया, स्पेसिफिक लोन का, क्रेडिट कर दिया, डेबिट बैंक कर लिया, बैंक का अकाउंट बनाया, डेबिट बैंक कर दिया। किस तारीख पर? 1 अप्रैल पर। 2 वर्किंग्स बनाई हमने, एक बैंक का अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा लोन का अकाउंट। क्यों जरूरी है? आपके लोन के अकाउंट से बनेगी आपकी इंटरेस्ट, दरमियान में इंस्टॉलमेंट भी आ सकती हैं, वो रीपेमेंट भी हो सकती हैं, आपका बैलेंस कम भी हो सकता है। तो लोन का अकाउंट इसलिए ज़रूरी है। और सेविंग बैंक अकाउंट इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ से आपने क्या करनी है? CWIP की पेमेंट करनी है, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स करनी है। आपने पहली एंट्री बनाई, हो गई। नेक्स्ट आपने कहा कि अच्छा अगली एंट्री क्या हुई है? आपने 1 मई पर पेमेंट कर दी, 1 मई पर पेमेंट कर दी। एंट्री CWIP डेबिट और सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने एक और वर्किंग बना ली, CWIP का अकाउंट बना लिया, स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं और T अकाउंट से बना लें तो मजीद आसानी हो जाएगी आपके लिए। CWIP डेबिट और सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 मई को आपने ये 140 की पेमेंट कर दी। उससे अगली कहानी थी, यहां पर एक स्टार लगा हुआ था, कहा हुआ था कि जनाब इज्जत माब ये वाली बिल 1 दिसंबर को आया है हमारे साल में, मीन्स काम उसने कर दिया हुआ है, अब हमने पेमेंट करनी है। तो एंट्री क्या हुई? CWIP डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब आप CWIP का अकाउंट बनाएंगे
उसके अंदर लिख देंगे ये 100। हेलो हेलो कैमरामैन भाई, इधर भी देख लेना। 100 का इस साल में क्या करेंगे, CWIP की वर्किंग के अंदर फेंक देंगे और पेएबल क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट्स में लिख देंगे कि ये मेरा पेएबल आ गया। डेबिट CWIP, क्रेडिट पेएबल, एंट्री भी पूरी और एक्सट्रैक्ट्स भी पूरे होने शुरू हो गए, क्योंकि वो पे तो हो रहे हैं अगले साल 1 जनवरी को, अगले साल पेमेंट हो रही है ना उसकी, तभी तो उसने लिखा है कि ये वाली पेमेंट जो है ये बुक किया हुआ होना चाहिए 1 दिसंबर को, पेमेंट हम 1 जनवरी को करेंगे नेक्स्ट ईयर में। ये एंट्री हमने पास की। अगली चीज क्या है, इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन। क्या जी, क्या बोरिंग कॉस्ट है? बिल्कुल है। क्या स्पेसिफिक लोन है? यस। क्या फिर सेविंग अकाउंट से इनकम भी आएगी? यस। अब हम जाएंगे, जो ही हम यहां पर पहुंचे अपनी वर्किंग में, हमने कहा जनाब हमारी कैपिटलाइजेशन डेट क्या है, स्टार्ट, कमेंसमेंट किस डेट पर होनी है? 1 अप्रैल पर लोन लिया, 1 मई पर फर्स्ट पेमेंट है और 1 जून से एक्टिविटी स्टार्ट है। तो इसका मतलब है 1 जून मेरी क्या बनती है, कमेंसमेंट डेट। आपने कहा अच्छा 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक, इसका मतलब है इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस में जाएगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक इंटरेस्ट जो है वो इनकम में जाएगी, जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन में जानी शुरू होगी जून से। सस्पेंशन तो नहीं आई हमारे क्वेश्चन में? सस्पेंशन तो कोई नहीं है ना, कहीं पे लिखा तो नहीं हुआ था जी बेटा? इंटरेस्ट इनकम जो आपने लिखा है ये फार्मूले वाला जो लेस करेंगे। नहीं नहीं, इनकम बेटा जी, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उससे पैसा आ रहा है, सेविंग अकाउंट से पैसा आ रहा है। मेरी कैपिटलाइजेशन कब से शुरू हुई है? 1 जून से। तो मैं जून से ऑनवर्ड की कैपिटलाइजेशन करूंगा। हमें आदत पड़ी हुई है हिस्टोरिकली क्वेश्चंस करने की, जहां पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक चीज पूछी जाती है, क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हुई। अब एग्जामिनर अच्छा बन गया है, पूरी अकाउंटिंग सिखा रहा है, लिटरली एग्जामिनर अच्छा हो गया है, पूरी अकाउंटिंग सिखा रहा है। पहले एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा चीज उठाता था, उसी के अंदर मुश्किल पेश करता था। अब पूछता है भाई एक्सपेंस करोगे तो कितना करोगे, आओ खेलो। इनकम में लेके जाओगे तो कितना लेके जाओगे, आओ खेलो। कैपिटलाइज कितना करोगे, आओ खेलो। ठीक, तो हम इसको 2-3 अंदाज से कर सकते हैं। एक अंदाज है चाचा असलम वाला, एक अंदाज है चाचा असलम, सारे साल का एक्सपेंस बुक कर दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक, फिर अपनी कैपिटलाइजेशन की वर्किंग करो और एंट्री पास करो, CWIP डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि डेट्स बनाओ कि ये मेरा इतना अरसे कहां पे जाना चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, इतने अरसे की इनकम कहां पे जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए, और बाकी बाद का मई से लेकर और जून से लेकर दिसंबर तक कहां पे जाना चाहिए, बोलो कहां पे जाना चाहिए भाई जी? जून से ऑनवर्ड कैपिटलाइज होना चाहिए। दिमाग खोल के बैठो। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की तो बात हो गई है ना। 1 जून से ऑनवर्ड कहां पे जाना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। मजा तो तब आना था जब दरमियान में सस्पेंशन फेंकी होती। मजा तब आना था कि सस्पेंशन दरमियान में मौजूद होती। सस्पेंशन वाला एरिया भी कहां पे जाना था, प्रॉफिट एंड लॉस में। तुसी पास होना है तो फिर सादा काम करो, चाचा असलम वाला काम करो। क्या करो, पूरे का पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां पे बैंक को, प्रॉफिट एंड लॉस में। पास होना, फेल नहीं होना। तो जनाब आप पहले से
प्लान करें कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ जानी चाहिए है उस एरिया का। मसलन सस्पेंशन होती, मैं कहता हूं कि सस्पेंशन होती अगस्त के महीने में 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। तो मैं कहता यहां पे अगस्त भी लिख लेता, 15 डेज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम। ये कहाँ पे जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस। मैं वर्किंग बना लेता कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना चाहिए, और कैपिटलाइजेशन की तो मुझे आती है वर्किंग, तो मैं डेट्स डिफाइन कर लेता, उधर कितना जाना है उधर कितना जाना है। अब मैं पकड़ता अपनी दोनों वर्किंग के अंदर, जाता जरा मेरा लोन कितना है, मेरा साल पूरा हो गया, मेरा सीडी कितना बनेगा? 200। मैं फौरन से पहले क्या करूंगा, कोई और वर्किंग करने से पहले मैं कहूंगा जनाब यहां पर लोन को तो इधर लेकर आओ ना, लोन अगले साल पे हो जाना है, लिहाजा शॉर्ट टर्म लोन कितना? 200। फौरन से पहले जो सी चीज पूरी होती है वो क्या करो? पूरी करो। मार्क्स अचीव करने होते हैं, जो सी टारगेट चीज है उसको पूरा करके, और जल्दी जल्दी पूरा करना होता है। जो सी चीज बनती है निकाल के लिखो। अच्छा जी, मेरा ये लोन कंटिन्यू रहा कब से लेके कब तक? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक। अप्रैल और मई किधर लेके जाऊंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो उधर वो उस वर्किंग में जाऊंगा, इधर वाली वर्किंग में जाऊंगा, एक्सपेंस में जाऊंगा, और यहां पर लिखूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस 200 मिलियन। इसके ऊपर रेट था पता नहीं 16%, जरा 2/12 अप्रैल और मई। ठीक, फिर मैं जाऊंगा बाकी का हिस्सा इंटरेस्ट अपनी वर्किंग के अंदर जाऊंगा और उधर लिख दूंगा बाकी के महीने। तरतीब से करूंगा, तरीके से चलूंगा। एक चीज मैंने की यहां पर, किधर गया आंसर? एक चीज मैंने की यहां पर आया प्रॉफिट एंड लॉस में अपने, और इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा। मैंने कहा 200 ज़रब 16% ज़रब 2/12, और मैंने आंसर ले लिया 5.33। एक हिस्सा इसका अप्रैल मई का पूरा कर दिया। उसके बाद मैं गया बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की वर्किंग में, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा 200 ज़रब 16 ज़रब 7/12। कब से लेके कब तक? जून से लेके दिसंबर तक। ठीक, अगर होता मेरा ये सस्पेंशन भी दरमियान में होती तो मैं यहां पर क्या करता, यहां पर मैं 2.5 कर देता और यहां पर 6.5 कर देता। इतना सा काम करना था बस, इतनी सी कहानी होनी थी बस। काम करने के लिए सस्पेंशन, या आप 7 में से आधा निकाल देते, 0.6 फिर भी 6.5 आ जाना था। ठीक है जी, तो ये इतना सा काम करना था, सस्पेंशन हो जाती। तो मैंने बोरिंग कॉस्ट की क्या कर ली है? कैपिटलाइजेशन कर ली। अब मैंने दोबारा से जाना था जनाब, अब बैंक के अकाउंट पे चले जाना था कि मेरा बैंक का अकाउंट क्या कह रहा है। बैंक का अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट मेरा ये वाला बातें कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक मैंने अभी काम किया हुआ है। मेरा 1 अप्रैल को प्रॉफिट एंड लॉस में कहानी जानी चाहिए कितने? 200 मिलियन। कब तक? 1 मई तक, एक महीना 200 मिलियन। मैंने इनकम में लिखना था, जाना था अदर इनकम में, इंटरेस्ट इनकम। यहां पे इनकम लिख दें या यहां पे लिख दें अदर इनकम, कहीं पे भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। वर्किंग इंटरेस्ट इनकम 200 मिलियन ज़रब 10% ज़रब 1/12 प्लस। मजीद आगे बढ़ना था। अब एक महीना ये 60 बाकी रह गए, ये मई से लेके कहां तक गए? सिर्फ एक महीना लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लेना है? अप्रैल और मई। बाकी तो कहां पे जाने हैं? कैपिटलाइजेशन के अंदर नेट होने। तो जमा मैंने कहना था 60 × 10% ज़रब 1/12। मई का महीना भी आ गया, अप्रैल का महीना और मई का महीना। अप्रैल मई टोटल करके मैंने लिख देना। फिर मैंने बढ़ना था जनाब
कैपिटलाइजेशन में। तो मैं ये आया अदर इनकम में, अदर इनकम में आके मैंने कहा जनाब इन्वेस्टमेंट इनकम 200 ज़रब 10/12 अप्रैल, 60 ज़रब 10/12 1/12 मई, अप्रैल और मई, और मैंने टोटल किया और 2021 के कॉलम में फिट इन कर दिया। फिर मैं भागा भागा गया और मैंने कहा अब मैं जाता हूं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम करता हूं। अब फिर से मैं जाऊंगा अपने बैंक अकाउंट पर। मेरा बैंक अकाउंट कहता है कि जनाब जून पे से बैलेंस मेरा 60 का है, जून से दिसंबर मेरा बैलेंस कितना रहा है 60 का। तो 60 को उठाऊंगा और 60 से वर्किंग करूंगा, 60 इंटू 10% ज़रब 7/12। सस्पेंशन होती तो यहां पे भी 6.5 कर देना था, वैसे इतनी सी कहानी करनी थी, और इनकम में जाके 1 महीना बढ़ा देना था, उधर 1.5 महीना कर देना था। क्या होना था, मेरी ये दोनों चीज़ें पूरी हो जानी थी। ये पूरा करता, ये मैंने लेस करना है, मेरा नेट वैल्यू बन गई 15.17 की कैलकुलेशन आ गई। इसकी एंट्री मैं बनाऊंगा और लेकर चला जाऊंगा CWIP के अंदर। CWIP इंटरेस्ट कैपिटलाइज 15.17 डन। लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट होनी कब है ये देखना हमने। कहीं पे नहीं होनी, अगले साल पे होगा जी। डन हो गया जी। ये कहानी क्या हो गई, एक चैप्टर पूरा साल आपका मुकम्मल हो गया। आप CWIP का क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, आपका CD आएगा, CD जाके आपने कहाँ पे लिखना है, इधर जाके CWIP के अंदर ठा करके यहाँ पे लिख देना 255। एक CD आया, CWIP आपने उठा के लिख दिया। ये वाला बैंक क्लोज हो चुका हुआ है 60 के ऊपर। ये उठाएंगे कहाँ पे लेके चले जाएंगे, लोन में। एक और लोन है, नहीं 200 तो नहीं था, अच्छा लोन 200 था, और बैंक का अकाउंट इधर आएगा। बैंक के अकाउंट में 60 की अमाउंट मौजूद है, सेविंग अकाउंट के अंदर 60 का बैलेंस सेविंग अकाउंट में मौजूद है, उधर बैंक में लिख देंगे। ये क्या हुआ इसे, यहाँ पे भी गालिबन ये चीज़ नहीं लिखी हुई, किधर गया, यहाँ पर आना चाहिए। सेविंग अकाउंट 60, ठीक है जी। नहीं करंट, हाँ करंट एसेट के अंदर आना, ये करंट एसेट के अंदर सेविंग अकाउंट 60 का। उसके बाद पहला साल क्या हो गया आपका मुकम्मल, कहानी क्या हो गई फिनिश। आपका ये 3-4 चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। 255, 60, लोन में 200 और 100 अदर पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, ये आपके आ चुके हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या हो गया हुआ है, मुकम्मल हो गया हुआ है। आपने आधा काम कर दिया, समझ लें आपने 4 मार्क्स ले लिए। एक साल मुकम्मल कर दिया, 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपने कितने मार्क्स ले लिए, 4 मार्क्स ले लिए। अब आप बड़े दूसरा साल करने, दूसरे साल में भी डेट वाइज चलेंगे। पहला काम क्या हुआ, पहला काम ये हुआ बच्चों के 1 जनवरी को पेमेंट हुई है 100 की, क्या एंट्री पास करूंगा, क्या दोबारा से CWIP एड कर दूं, नहीं, पिछले साल हो गया हुआ है। ये तो अब पेबल स्टैंड कर रहा था, अब पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये वाला पेबल जो लिखा था 100 का, ये पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये वाला पेबल, इसका मतलब है सफ़ा 80 से अगले साल में मिट गया। और बैंक क्रेडिट हम कर देते हैं। बैंक में पैसा कितना है, अब ये इसके लिए सोर्स नंबर A और B यूज हुए हैं। क्या है जी, सोर्स नंबर A और B। A में
हमारा बैलेंस 60 का बचा हुआ है, 60 का बचा हुआ है। ये मैंने अगले साल का बीडी उठाया और मैंने कहा पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट 1 जनवरी को, ये मैंने 60 की पेमेंट कर दी। 40 की पेमेंट कहाँ से हुई है? बी सोर्स से। बी सोर्स क्या कहता है? एक्सेस कैश अवेलेबल विद एमएस इन करंट बैंक अकाउंट। अब करंट बैंक अकाउंट हमें इन ओरिजिनल टोटल कितना है वो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब बस ये एंट्री हवाओं में हमने पास कर दी 40 की के पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, कहानी ख़त्म, ये हवाओं में हो जाएगी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। नेक्स्ट है जी 100 की पेमेंट हो गई। 1 अप्रैल को सी में से 70 की पेमेंट हुई है, CWIP डेबिट और सी वाली अकाउंट क्रेडिट। विदड्रॉल फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है भाई, जितने मर्जी रेट के ऊपर आप ले रहे थे, ये 12% रेट क्यों दिया हुआ है? स्टूडेंट क्या करेगा? उठाएगा, इसको भी लोन ट्रीट कर देगा और जनरल लोन ट्रीट कर देगा, एक एवरेज बनाने की कोशिश करेगा। ये लोन है ही नहीं, ये तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो रखी हुई थी, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो रियलाइज करवाई है। बैंक डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, बैंक में पैसा आया, वो बैंक से पैसा क्या कर दिया हमने? पे कर दिया। CWIP डेबिट और अपना सादा बैंक अकाउंट क्रेडिट 70 के साथ। मैं CWIP में जाऊंगा, ओपनिंग उठाऊंगा, ओपनिंग उठाने के बाद 1 अप्रैल पर CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अमाउंट है कंपनी की, ये 70 गई। नेक्स्ट, अब एंट्री वाइज चलेंगे, होती चली जाएंगी। 1 अगस्त 22 को 160 मिलियन की डी में से पेमेंट हुई है। डी क्या चीज़ है जी? विथड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, जनरल लोन। क्या आ गया जी? जनरल लोन। और एग्जामिनर इतना अच्छा है, एक ही जनरल लोन दिया उसने, मीन्स मुझे कैपिटलाइजेशन रेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल रेट में क्या एवरेज करेंगे? वही यूज़ कर लेंगे। तो फिर क्या होगा? आपका एक लोन, जनरल लोन आया, 140 की पेमेंट आपने वहाँ से की, आपने कहा अच्छा CWIP डेबिट, CWIP किधर गया? CWIP डेबिट और जनरल लोन क्रेडिट। ये जनरल लोन का हमने 3 कॉलम बना लिए उसी के आगे, ताकि एक ही जगह पर आ जाए वर्किंग। CWIP डेबिट और बैंक जनरल लोन क्रेडिट। हमने 160 मिलियन यूज़ किया, उसका टोटल भी 160 ही हो गया। कहानी क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है, सारी की सारी पेमेंट्स हो चुकी हुई हैं 470 की। अब आप क्या करेंगे? वंस अगेन इंटरेस्ट क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। अब आप फिर से डेट वाइज जाएंगे अपने बैंक की तरफ, भागे 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 कि जनाब मेरा 60 का बैलेंस 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी को ही फौत हो गया, ख़त्म, खलास, बैंक में पैसा नहीं है। आपका बात अगली कही थी उसने कि हमने लोन रीपे कर दिया है फ्रॉम सोर्सेज, अपने सोर्सेज से। किस तारीख को? 1 अप्रैल को लिया था, 1 मार्च 22 को हमने पे कर दिया, इसकी एंट्री पास नहीं की। 1 मार्च 22 को आप लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट कर देंगे अपना जनरल बैंक। 1 मार्च को आपका लोन डेबिट बैंक क्रेडिट कहानी ख़त्म हो जाएगी। आपके पास पर्सनल पैसे थे, 200 मिलियन आपने पे कर दिया। जब पे कर दिया तो इसका मतलब है आपके पास लोन चलता रहा जनवरी और फरवरी, 2 महीने का। इसका मतलब इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए है। रीज़न, हमारी कैपिटल जो कम सीजिंग डेट है वो क्या है? यहाँ पे कहीं पे 1 अक्टूबर थी, शुरू कहाँ से हुआ है? 1 जून से। तो 1 अक्टूबर से पहले पहले ही है, तो हम इसको वर्किंग में लेकर जाएंगे और कहेंगे जनाब कैपिटलाइज हो जाओ स्पेसिफिक लोन, 200 ज़रब 16% ज़रब 2/12 जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर देंगे, वर्किंग बना देंगे।
और फिर जनरल बोरिंग में जाएंगे और जनरल बोरिंग में 160 ज़रब 14 ज़रब 2/12 यहाँ पर अगस्त में पेमेंट हुई है। सीजिंग डेट मेरी 1 अक्टूबर है। अगस्त और सितंबर 2 महीने का इंटरेस्ट 160 के ऊपर क्या करूँगा, कैपिटलाइज कर लूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.73 और टोटल हो जाएगा 9.06, जो कि आप क्या कर लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे। सीडी बैंक का ख़त्म, सीडी बैंक का ख़त्म। जनरल लोन की फैसिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमने दरमियान में यूज़ किया होता है, उसका बैलेंस 160 नहीं लिख सकते इधर। जनरल लोन का बैलेंस यहाँ पे नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल कि उसने जनरल लोन का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो। स्पेसिफिक लोन हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है, ये नील हो जाएगा। पीछे बात बच जाएगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में CWIP उठा कर ले जाओ 494 और इसके ऊपर जाके डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो। PPE CWIP भी ख़त्म हो जाएगा और PPE बिल्डिंग के अंदर कहानी आ जाएगी। बिल्डिंग में वैल्यू, ये तो डेप्रीसिएशन लिखी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नॉन करंट एसेट में ऑफिस बिल्डिंग आ गई जी। ये कहाँ से आई है, हमने एक और अकाउंट बना दिया हुआ है। PPE में BD कितना आ रहा था, PPE में BD कोई आ रहा था भला 255.17 कोई दिया हुआ है मैं। अच्छा, ये चूंकि मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन के अंदर बाकी हिस्से के अंदर कहीं पे ओपनिंग दिया हुआ हो, देयर आर पॉसिबिलिटीज़। बहरहाल ये हमारी एडिशन आई है CWIP और फिर हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन भी ज़रा गलती हुई लगती है, उस कैलकुलेशन को छोड़ दें हमारे गोली। और असल चीज़ है कि हमें यहाँ से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रीसिएशन को डेप्रीसिएशन में लिख देंगे 3 महीने की, और सीडी जो भी आएगा वो कहाँ पे लिख देंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जम कर देंगे। मैंने चूँकि एक्सट्रैक्ट्स किए हैं, क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया है, आधा निकाला है सिर्फ बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है ओपनिंग वहाँ पर PPE का आ रहा हो और वो यहाँ पर जम हुआ हो और कोई डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन आउट हुई है जो पहले से ही आ रही है। अदरवाइज़ हमने 466 या 494 के ऊपर 10 साल की लाइफ 3 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी थी। वो चार्ज करके हमें किधर लेकर जानी थी, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसका सीडी उठा के किधर ले जाना था, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। और आपका क्वेश्चन क्या हो जाना था, मुकम्मल। ये स्प्रिंग 23 का उसका बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका के अंदर IS 23 का एरिया बड़ा अच्छा सा एरिया था। मैंने कहा IS 23 के अंदर कवर करवाते हैं। ये मुख्तलिफ IS 16 के साथ और किसके साथ मर्ज होना है, 23 में 21 के साथ मर्ज हुआ था। IS 16 के साथ, IS 16 और बोरिंग कॉस्ट है ना। बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन उठाया और उन्होंने टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया, जिसमें से 8 या 9 मार्क्स 8 मार्क्स थे बोरिंग कॉस्ट के। इस एरिया में भी डेप्रीसिएशन आ रही है ना। ये डेप्रीसिएशन किस एरिया की है, IS 16 की, ठीक है ना। तो अब स्टैंडर्ड चेंज हो गया, एक से निकल कर दूसरा आ गया, तो मार्क्स IS 23 के ऊपर ख़त्म हो गए वर्किंग के। तो टोटल इस एरिया के इंक्लूडिंग दिस डेप्रीसिएशन टाइप ये तकरीबन 10 मार्क्स का हिस्सा बनता था। और पासिंग परसेंटेज इस क्वेश्चन में 30% थी सिर्फ। कितने परसेंट, ओनली 30% स्टूडेंट कुड सिक्योर अराउंड 8 मार्क्स आउट ऑफ 17। सिर्फ 30% बच्चे। मींस एक्सट्रैक्ट्स का तो तरीकाकार ही नहीं ना आता। एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं तब जब आप क्या करो, जनरल एंट्रीज के साथ चलो, सीडी बनाओ। हमें आदत पड़ी है रट्टे लगाने की, बस नोट बनाया हो गया। नोट में तो बड़ा स्पीडीली काम हो जाता है। वर्किंग बनाई, रिवर्सन की वर्किंग बनाई, ओ चलो सारा कुछ लिख दिया। जब वहां पर भी एक्सट्रैक्ट पूछ लेता है तब वहां पर भी हम क्या हो जाते हैं, टिल्ले पाए जाते हैं।
लिहाजा एक्सट्रैक्ट्स के क्वेश्चन 2-3 आ चुके हुए हैं, उन तीनों क्वेश्चंस को क्या करें, एक्सट्रैक्ट्स के क्वेश्चंस को करें। और अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स उठाकर देखेंगे ना उन एक्सट्रैक्ट्स वाले क्वेश्चंस के, तो आप कहेंगे यार एक्सट्रैक्ट्स में हमेशा क्या रही है, परसेंटेज लो रही है, नोट में हमेशा क्या रही है, अच्छी रही है परसेंटेज, पासिंग रेशो अच्छी होती है, नोट आराम से मार्क्स अचीव होते हैं। आधे से ज़्यादा डाटा तो क्वेश्चन से देख के लिखा जाता है। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है, चलो जी रीवैल्यूड अमाउंट ठा 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 सीडी में फिट इन, ऐसे ही है ना। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग होता है, अगले साल ओपनिंग फिट इन, दरमियान में डाटा है, बस वर्किंग बनाई, डाटा दरमियान में फिट इन, कहानी खत्म। और आधे से ज़्यादा तो नोट के मार्क्स होते हैं, उठाया इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नेम ठा करके नीचे, उठाई डेट रिवैल्यूएशन की ठा करके नीचे, स्ट्रेट लाइन मेथड है ठा करके, लाइफ है वो लिखी गई। तो इनके भी छोटे छोटे से जो क्वेश्चन से उठा के चीज़ें लिखने के मार्क्स मिल जाते हैं। मीन्स इस क्वेश्चन में काम करना पड़ता है, जनरल एंट्रीज को फोकस करना पड़ता है, और उस क्वेश्चन में क्वेश्चन का बस डाटा उठाया और फिट इन किया और 20-30% मार्क्स तो वहीं से भी मिल जाते हैं। फॉर्मेट बनाया और क्वेश्चन से ही डाटा उठा के लिख दिया, और 20-30% के लिए थोड़ी सी मेहनत करके पासिंग मार्क्स ले लिए जाते हैं। हा, गलतियां क्या थी जी बच्चों की? Examinee often presented incomplete extracts and focused primarily on showing their workings, while those who did prepare the extracts failed to disclose the required comparative figures for those articles. उन्होंने भी ना अन्यवाह शुरू से लेके काम किया, एंड तक पहुंच गए, दरमियान में ब्रेक लगाई नहीं कि यहां पे तुम्हारा साल खत्म हो गया, इसको तो अलहदा करके लिखो ना। उन्होंने बस 2022 का बनाया और एंड तक तोड़ तक वर्किंग की, क्योंकि आंखें बंद करके वर्किंग की। क्योंकि जब हम वर्किंग करने बैठते हैं हम जनरल एंट्री का तो ख्याल रखते ही नहीं है, हम तो रहते हैं चलो जी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, डेट्स का बस जल्दी जल्दी बनाई और कहानी खत्म कर दी। कहता है बोरिंग कॉस्ट फॉर द स्पेसिफिक लोन वाज कैपिटलाइज्ड फॉर एन इनकरेक्ट नंबर ऑफ मंथ्स। फर्दर क्यों इनकरेक्ट नंबर ऑफ मंथ्स हुआ होगा, बोलें जी? या तो लोन जिस तारीख को लिया वहां से कैपिटलाइजेशन शुरू कर दी होगी, या जिस तारीख पर पेमेंट किया पहली उस तारीख से कैपिटलाइजेशन शुरू कर दी होगी। तीनों चीजों को कंपैरिजन में नहीं लेकर आया गया होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस वर नॉट कंप्यूटेड एंड और प्रेजेंटेड। ये वाला काम किया ही नहीं है, सिरे से बनाया ही नहीं कि भाई एक्सपेंस में क्या जाना है, इनकम में क्या जाना है, सिरे से नहीं किया, देखा ही नहीं। ये किसके बारे में कह रहा है? जिन्होंने क्वेश्चन किया है, आगे चले वो ये काम कर रहे हैं। और बाकी स्कीम क्या थी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के इतने मार्क्स। ओ भाई गलत भी आई होगी, कैलकुलेशन गलत भी आ गई होगी यहां पर, तो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के तो मार्क्स मिल जाएंगे ना, क्योंकि यहां से होनी है ना सारी कैलकुलेशन। और मैंने गलत उठा लिया या मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया क्वेश्चन, तो मैं माजरत चाहता हूं ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम के कितने मार्क्स? 2.5 मार्क्स इस चीज के, इधर काम करने के 2.5 मार्क्स। ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने लिखा हुआ IS 23 से रिलेटेड। ऑफिस बिल्डिंग के 6.5 मार्क्स, लाइब्रेरी के कितने मार्क्स? 0.5। ये 6.5 मार्क्स क्यों हैं जी ऑफिस बिल्डिंग के? उसकी रीजन ये है कि जो बिल्डिंग में है ये सारा का सारा काम कहां पर है, उसमें ये सारे का सारा काम शामिल होगा। ये जो CWIP में कहानियां की हैं इन सारों के मार्क्स शामिल हैं। CWIP की प्रेजेंटेशन यहां पर जो की है इसके मार्क्स शामिल हैं। लें जी, ये हमारा हो गया बोरिंग कॉस्ट की कहानी, ठीक है जी।
कोई 12 बजे नहीं मिलेंगे। बोरिंग कॉस्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया ये, इससे पीछे आपको अगर जाएं थ्योरेटिकली जाएं तो आपको IAS 23 में एक क्वेश्चन मिलता है, ये कॉर्प लिमिटेड के नाम से स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट्स थे, एक IAS 23 का था, एक आलबन IAS 40 का था, एक IAS 36 का था शायद। 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया था उसने 5-5 मार्क्स की थ्योरी लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? सिर्फ थ्योरी लिखनी थी। बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। क्या किया? 3 स्टैंडर्ड्स उठाए, तीनों का एक एक पार्ट बनाया और एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अब तो मजीद आसान नहीं हो गई, अब तो शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे मस्ती करके। जब दिल करा, जिस स्टैंडर्ड में से दिल किया उठाया और चुप करके एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया। किसका? थ्योरेटिकली लिखो, एक्सप्लेन करो। क्या कहता है जी? डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या इसका? शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज जानी है, बैलेंस शीट में क्या चीज जानी है, और CL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। क्वेश्चन क्या है जी? क्या कहता है? कहता है CL is construction a power generation plant of its factory. The project started on 1st February 20 and would complete on 30th November 21। हमारा साल कौन सा है? 31 दिसंबर 20 है। 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 20 हमारे साल में नहीं, नेक्स्ट ईयर में जाके क्या होगा? कंप्लीट होगा। 1 फरवरी 20 को शुरू है, यहां पे 1 फरवरी 20 को शुरू है। सीजिंग डेट इसकी नेक्स्ट ईयर में कहीं पे जहां पे जाके है सीजिंग। हमें तो अपने साल के ऊपर बात करनी है। द वर्क रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर 3 महीने, 3 months रिमेन सस्पेंड रहा है। द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म लोन एक्वायर्ड स्पेसिफिकली ऑन 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 20। और शुरू कब हुआ है जी? कंस्ट्रक्शन 1 फरवरी को। द अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ लोन इज केप्ट इन द सेपरेट सेविंग अकाउंट। द अकाउंटेंट हैज डिडक्टेड इनकम ऑफ सेपरेट सेविंग। अकाउंटेंट ने क्या कहानी की है? कहता है अकाउंटेंट हैज डिडक्टेड इनकम ऑफ सेपरेट सेविंग अकाउंट फ्रॉम फुल ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रेजेंटेड द नेट अमाउंट एज फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चाचा साहब ने क्या किया है? उनको नहीं पता था कुछ भी। उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी लिया और इंटरेस्ट इनकम को भी लिया और नेट करके कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे, द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ CL इज टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू वेयर एवर परमिटेड बाय IFRS। तो ये तो कहानी चले बात की है, वो पूरा क्वेश्चन के अंदर से कोई पॉलिसी शायद पूरी ना आई हो, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी दरमियान में आ रही है ना, बिल्डिंग आ रही है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की होगी, लैंड भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगी। हमारा क्या है? IAS 23। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं जी? प्लांट कर रहे हैं, लिहाजा इस पॉलिसी से हमारा कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है। ये बताएं क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले तो उसकी गलती बता देंगे कि एज पर IFRS 23 जो चीज़ें ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरिंग कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रही होती है और वो एज पर द नेचर ऑफ द टाइम होता है तो उन्हें कैपिटलाइज करते हैं इन एसेट प्लांट ऑफ द फैक्ट्री में। उसके बाद हम बताएंगे जो टाइम पीरियड है 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, इस टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस उसमें से लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम को, और जो कैपिटलाइज होगी उसको हम ऐड कर देंगे, बोरिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे उसकी कॉस्ट में, प्लांट की कॉस्ट में। और उसके बाद बताएंगे कि अगले साल का जो पीरियड है, जो अगले साल का, अगर उसके बारे में वो जो 11 मंथ हैं वो भी कैपिटलाइज होंगे लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में होंगे। और जो उसने किया काम, अकाउंटेंट हैज़ डिडक्टेड द सेपरेट सेविंग अकाउंट फ्रॉम द फुल इंटरेस्ट
वो वाली पॉलिसी गलत है, क्योंकि IFRS के मुताबिक ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंडिचर और नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम के साथ किया जा सकता है, लेकिन जो नेचर होते हैं बोरिंग कॉस्ट के उनके साथ नहीं किया जा सकता। ट्रूली गलत आंसर आपका। ट्रूली गलत। आप कह रहे हैं कि जी किया जा सकता है, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को नेट ऑफ किया जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा इनकम और एक्सपेंस क्या करनी है, सेपरेट प्रेजेंट किया। अभी मैंने क्या करवाया आपको, यही थ्योरी वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन है। ये उसने किया, क्या है, ये उसने किया। तकरीबन एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन है, उसने नेट ऑफ किया ना। उसने क्या किया है, आपकी ये वाले एक्सपेंस ये वाली इनकम को नेट ऑफ कर दिया और नेट ऑफ करके प्रेजेंट कर दिया और सारी की सारी को कर दिया, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं की। आपने लिखना था पहले रूल क्या है, सस्पेंशन का क्या रूल है, स्टैंडर्ड से देख के सस्पेंशन का रूल लिख देते कि सब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का होगा, तब आप उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन में नहीं लेकर जाएंगे स्टैंडर्ड से देख के। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है, लिखने की है कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहली चीज, क्या प्रोविजन स्टैंडर्ड से उठा के लिख सकते हो? क्या चीज है ये, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंटेशन कैसे होनी है, स्टैंडर्ड देखते हैं कि स्टैंडर्ड कहां पे क्या कहता है, स्टैंडर्ड में क्या क्या बातें हैं, क्या हम ढूंढ सकते हैं, डेफिनेशन है। उसके बाद क्या डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर आप इसको डिफाइन करोगे कि क्वालिफाइंग एसेट था या नहीं था। सबसे पहली कहानी तो ये करनी कि ये क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। आप ये डेफिनेशन उठाते, लिख देते और इसके नीचे लिखते क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम प्लांट पे लग रहा है, लिहाजा ये क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। पहला कहानी यहां पर उठा के ठा करके मारते, डिफाइन कर देते क्वालिफाइंग एसेट है। अगली चीज, बोरिंग कॉस्ट, इसका मतलब है कैपिटलाइज होनी चाहिए। रिकॉग्निशन, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ओवर रिकवरेबल अमाउंट। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, फिर क्या कमेंसमेंट की डेट्स हैं, 2-3 डेट्स दी हुई है ना, कहां से कैपिटलाइजेशन होनी है, यहां से उठाते और कहते कि 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकर, बोरिंग कॉस्ट इनकर, एक्टिविटी स्टार्टेड। चूंकि क्वेश्चन के अंदर डेट, आगे डेट भी लिख देते, क्योंकि बुलेट्स में काम कर सकते हैं आप बुलेट्स में लिखते हैं कि आपकी ये पेमेंट की डेट है, ये लोन की डेट है, लिहाजा कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट होनी चाहिए, इस तारीख से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होनी चाहिए। आगे सीजिंग डेट की कहानी नहीं आई, आप कहेंगे कि ईयर एंड हो गया है, लिहाजा कहानी सीजिंग की क्या है, ईयर एंड तक मैं अभी लेकर चलूंगा करंट ईयर के हिसाब से। सस्पेंशन के बारे में आप लिखते हैं, एंटिटी शैल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। ये वाली प्रोविजन एज इट इज उठाकर देख के लिखते और आगे लिखते, चूंकि क्वेश्चन में 3 महीने क्या हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, लिहाजा वो 3 महीने क्या करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे, कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड से रिलेट हो गया, प्रोविजन लिखी गई, स्टैंड उससे भी रिलेट हो गया। नीचे देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में ये लिखेंगे, जनाब वापस आ जाए क्वेश्चन, आपने लाजमी नहीं होता कि आंसर के साथ मैच करना है, अच्छा आंसर लिखना है जिसमें कंप्लीटनेस हो। क्या हो, कंप्लीटनेस हो। ये वाली अच्छी अच्छी बातें आप बगैर देखे लिख ही नहीं सकते हो, जुबानी चीजें मिस ही करोगे। अगली चीज कंक्लूजन, क्या आपने ऊपर डिफाइन करते हुए बता दिया कि आपकी कैपिटलाइजेशन 1 फरवरी से शुरू होनी है, ना कि 1 जनवरी से। लोन कब लिया, लोन 1 जनवरी को लिया। इसका मतलब है कौन कौन से महीने जो हैं वो कितने महीने प्रॉफिट एंड लॉस में जाने चाहिए, कितने महीने का इंटरेस्ट, जनवरी का। फरवरी से कैपिटलाइजेशन शुरू हुई है, जनवरी को लोन ले लिया था, इसका एक्सपेंस और सरप्लस फंड्स की इनकम जनवरी के महीने की प्लस
जो सस्पेंशन पीरियड है 3 महीने का, वो टोटल कितने महीने हो गए? 4 महीने। ये आप क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे और सेपरेटली अलग-अलग मेंशन करेंगे। आपने ये लिखना था। और फिर बाकी के महीने कितने रह गए? जनवरी से लोन ले लिया हुआ था, बाकी के 8 महीने का आप क्या कहेंगे? आप कैपिटलाइज करेंगे इंटरेस्ट। ये कहानी थी आपकी क्वेश्चन की, ऐसे आपको लिखना चाहिए था। सर इनमें ये जो स्टैंडर्ड में अगर स्टैंडर्ड ना होगा तो प्रोविजन लिखना लाजमी। फिर जुबानी लिखोगे, जुबानी लिखोगे, चीजें क्या करोगे? थोड़ी थोड़ी सी मिस करोगे, और थोड़ी थोड़ी सी मिस करोगे तो क्या होगा? बस 1 आधा मार्क्स कम हो जाएगा। और अगर अच्छा ना लिखा गया तो 2-1 मार्क्स कम हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट में तो लिखा हुआ ना ये इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ वो तो इन अकॉर्डेंस विद दैट ही लिखना है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही लिखना है आपको, और तो कोई और फॉलो करना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोविजन लिखी गई स्टैंडर्ड में वो लिखनी लाजमी है। बेहतरीन आंसर के लिए लिख दोगे तो आसानी हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं बेहतरीन आंसर करना है आपने। प्रोविजन लिखोगे तो खुद ब खुद साथ रिलेट कर दोगे ना, स्टैंडर्ड की बात भी आ जाएगी कि जनाब आपका ये काम होना चाहिए, और फिर आगे कर दोगे, उससे ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा आपका। आपके दिमाग में जो खिचड़ी पकती है ना कि मैं अब लिखूं तो क्या लिखूं, वो खिचड़ी नहीं पकेगी। आप शुरू हो जाएंगे। आपने 5 मिनट सोचने में जो लगाने हैं ना, वो 5 मिनट देख के लिख दोगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मींस आपके पास कितने मिनट है? 8 मिनट है, 9 मिनट है इस 5 मार्क्स को लिखने के लिए। और देख के कितनी लाइन से मैंने बोलनी है आपको लिखने के लिए? हार्डली 3 से 4। हार्डली कितनी? 3 से 4। पहले डिफाइन कर दो क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है, फिर आप क्या करो? डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट डेट के ऊपर बहस कर दो, फिर सस्पेंशन की आ गई, सस्पेंशन की कहानी लिख दो, प्रोविजन लिख दी, मींस आपने मेजर पॉइंट लिख दिया, फिर क्वेश्चन से रिलेट कर दिया। थ्योरेटिकल लिखने का जो तरीकाकार होता है ना, थ्योरेटिकली, चाहे लॉ हो चाहे स्टैंडर्ड की कहानियां हो, एक ही होता है। वो क्या होता है कि आपको एक चीज लिखनी होती है कि स्टैंडर्ड की प्रोविजन क्या है या लॉ की प्रोविजन क्या है, फिर उसको क्वेश्चन के इशू से रिलेट करना होता है, और फिर कंक्लूजन देना होता है। ये लॉ लिखने का तरीकाकार भी यही है, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, चाहे वो स्टैंडर्ड की कहानियां हो, सबका एक ही तरीकाकार, बेस चीज एक ही है। जब आप बेस चीज को फोकस करोगे ना, काम कर जाओगे। और यहां वो तो बहुत आसान नहीं है, ओपन बुक है, देख देख के खोल खोल के लिख देना है। मींस लॉ जो प्रोविजन है समझी हुई है हमने, समझी हुई को जब इंग्लिश में लिखना होता है ना, लिखी नहीं जाती हमसे। सिर्फ उसको लिखने के लिए मैं कहता हूं यार स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। खोला देखा लिख दिया, खोला देखा लिख दिया। 3 पेजेस पे ये स्टैंडर्ड है, 4 पेजेस पे IAS 20 है, 4-5 पेजेस पर आपका IAS 40 है, इसी तरह से कौन सा 36 भी इसी तरह से ही है। तो मींस 20-22 पेजेस बनते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड की प्रोविजंस के। 20-22 पेजेस पढ़ते हुए जो बुक में लिखा हुआ है, क्या सेम चीज दोबारा से नहीं पढ़ सकते हो? नहीं भी अभी स्टैंडर्ड लिए हुए तो, आज भी नहीं लिए हुए तो फौरी तौर पे ले लो, हफ्ते में मिल जाएंगे। निशान नहीं लगे हुए तो लगा लो, पढ़ लो, बुक है तुम्हारे पास, बुक के ऊपर पैरा नंबर लिखे हुए, पढ़ लो। रिवीजन प्लान में मेरे में मौजूद है, बुक में रिवीजन प्लान भी मौजूद है, कॉपी करवाओ, देख के लिख लो। सारी चीजें मैंने तो कर दी हुई हैं, चॉइस आर योर्स। मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, कोई बात माने या ना माने, ठीक है। अब आप आंसर देख लें कि क्या क्या कुछ किया हुआ उसने। मैं ये कह रहा हूं एग्जामिनर का आंसर लाजमी नहीं है मैच हो, आपका आंसर बेस्ट होना चाहिए। कभी भी यही वाला सेम आंसर कोई स्टूडेंट लिख कर आया होगा? कोई एक भी स्टूडेंट ये वाला आंसर लिख कर आया हो? नहीं लिख के आया होगा। ये सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए है, और मैं भी आपको गाइडेंस ही दे रहा हूं।
कंप्लीटनेस इज द थिंग, और कंप्लीटनेस 5 मार्क्स में से अगर आपके 4 मार्क्स आ जाते हैं, सोचें, और दूसरे स्टूडेंट के 5 में से 2 भी नहीं आते, फर्क होगा कि नहीं होगा? फर्क होगा। सोचें। क्योंकि आसान क्वेश्चन था, 59% बच्चे फिर भी पास हो गए, 40%, 30% फिर भी रह गए, 40% फिर भी रह गए। और ये ओवरऑल का आंसर है। क्या इसने सबसे पहले क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर डेफिनेशन के अंदर बात की है? बात की है। फाइनेंस थ्रू स्पेसिफिक बोरिंग लेस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम में लिखा जाना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड से बात की उसने। हाउ द बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज फ्रॉम द डेट व्हेन कंस्ट्रक्शन एक्चुअली स्टार्टेड, यानी कि ये रेदर देन 1 जनवरी। आप 3 लाइंस लिख के कह देते भाईजान इस तारीख से स्टार्ट होना है, क्या फर्क पड़ना था? बात तो वही कंप्लीटनेस आ जानी थी ना, लिखने का अंदाज चेंज होना था। Capitalization of borrowing cost should be suspended and charged to statement of profit and loss during the 3 months when the work was suspended. वही वाली सस्पेंशन की लाइन है, उसी को ही दरमियान में फिट इन क्या किया हुआ है, 3 महीने का फिट इन किया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बोरिंग कॉस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। सारी वही वाली बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, बस मैंने स्टैंडर्ड खोल के डिस्कस कर दी हैं, कुछ बातें जनरल डिस्कस कर दी। चलें जी, थोड़ी सी गाइडेंस हो गई। जनरल लोन के ऊपर ऐसा कोई बात नहीं हुई, लेकिन तरीकाकार आपको बता दिया और एक थ्योरेटिकली बता दिया, एक रिसेंट का एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया हमने। सस्पेंशन के ऊपर भी बात कर दी कि अगर सस्पेंशन होती तो कैसे काम कर देते, और अगर ना होती तो कैसे काम कर देते। पेमेंट का तरीकाकार डिस्कस कर दिया कि जनरल लोन की पेमेंट के ऊपर कैसे होगी। तो जस्ट एक कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट नहीं करवाया मैंने, अदरवाइज पूरा स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट क्या हो गया, डिस्कस हो गया है। एक क्वेश्चन और आपके लिए रख दिया है, ये भी 2 सालों से रिलेटेड है। ग्रेनाइट कॉरपोरेशन, इसमें भी 2 साल के आ रहे हैं, इसके अंदर कमिटमेंट फीस भी आ रही है। स्पेसिफिक बोरिंग में सिर्फ कमिटमेंट फीस आ सकती है, दूसरे में जनरल लोन में कमिटमेंट फीस नहीं आ सकती। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ये भी सिर्फ स्पेसिफिक लोन का शेवा है। जनरल लोन में इन्वेस्टमेंट इनकम, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी लेस नहीं हो सकती है। वर्किंग उसी अंदाज में बनाई हुई है, बस मैंने इसमें डेबिट एंड क्रेडिट इकट्ठा एक कॉलम में कर दिया हुआ है, और कोई काम और चीज नहीं है। मींस डेबिट पॉजिटिव में, क्रेडिट नेगेटिव में। इंटरेस्ट ऑन एक्रूड बोरिंग, और ये आपका ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी तो आपने रिवीजन माशाल्लाह से करनी है, क्वेश्चन उठाकर देखने ही देखने हैं जी। क्लोज करें जी IAS 23।